1857 की क्रांति से संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न दिया हुआ था कि यह जो आपका विद्रोह है या जो क्रांति है, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। इसका मूल्यांकन करिए, इस पर टिप्पणी करिए। आज का जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो भी आपका 1857 की क्रांति से ही संबंधित आपका है, और क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण हैं और उसके क्या प्रभाव हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं कि करीब 400 से लेकर 500 शब्दों में आप लिखिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन यदि एग्जाम के टाइम में कोई नया क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, या क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो उसको लिखना आसान होता है, नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन यदि कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका होता है, जैसे 1857 की क्रांति का क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आंसर राइटिंग हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। शब्दों का चयन और इसके बाद वाक्य संरचना, ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत मायने रखती हैं। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम किसी भी किताब से या यूट्यूब पे जाकर देखकर या फिर गूगल से उसका आंसर आराम से लिख लेंगे। जो क्वेश्चन आसान होता है उसमें लेखन शैली का बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना ज़रूरी होता है, तब जाकर उसमें नंबर आते हैं। तो हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को लिखकर आप लोग दिखाइए और फिर आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ टिप्स हम आपको जरूर देना चाहेंगे। जब हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो जब हम लोग क्रांति के कारणों के बारे में बात करते हैं तो मुझे कहते हुए बड़ा तकलीफ़ होता है कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं क्लास में जाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं कि 1857 की क्रांति है, इसके ये कारण हैं, उसके ये प्रभाव हैं। जब हम लोग क्रांति के कारण के बारे में बात करते हैं तो लमसम सबको क्रांति पता है कि क्रांति के क्या कारण हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब नंबर के बारे में बात आती है तो मैक्सिमम 40-45% नंबर आपके आ पाते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन में भी, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कम नंबर आने का जो सबसे पहला कारण आपका ये होता है कि जब हम लोग क्रांति के कारण के बारे में बात करते हैं तो जो भी क्रांति का कारण मुझे सबसे पहले समझ में आता है या याद रहता है, उसको हम लिख लेते हैं और फिर उसी अनुसार जैसे हमको याद रहता है उस क्रांति के कारण के बारे में, वैसे हम लोग लिखते रहते हैं। ये तरीका ध्यान देना बिल्कुल भी आपका गलत है। जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो जब हम लोग कारणों के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट जो सबसे पहला कारण आपका होना चाहिए वो राजनीतिक कारण ही होना चाहिए। यदि आप पूछोगे कि सर ऐसा पहला ऐसा क्यों है कि जो पहला कारण होना चाहिए वो राजनीतिक कारण ही होना चाहिए, तो उसका रीज़न आपका यह है कि जब अंग्रेज भारत में आए हुए थे, आप सबको पता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। सन 1608 में ये लोग भारत में आए हुए थे और 1608 से लेकर 1757 तक प्लासी के युद्ध तक इन्होंने व्यापार करते रहे। 1757 के बाद पहली बार राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनके अंदर जगी और 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद इन्होंने बंगाल को अपने अधीन कर लिया। तो बंगाल के अधीन करने के बाद 1786 में फिर क्या होता है कि कॉर्नवालिस का आना, और 1799 से आपका जो वेलेरी की सहायक संधि था, इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, अनेक राज्यों को अनेक नीतियों के माध्यम से इन्होंने जीतना शुरू कर दिया। जिन जिन राज्यों को इन्होंने जीता, कहीं न कहीं उन राज्यों के जो राजा रहा करते थे, उनके जो दरबारी लोग रहा करते थे या अन्य जो लोग रहा करते थे उस राज्य से संबंधित, उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे करके क्या होता है कि विद्रोह की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। तो जब हम लोग क्रांति के कारण के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा कारण होना चाहिए वो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण ही होना चाहिए। इसी तरह से जब हम लोग दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं तो दूसरा कारण अनिवार्य रूप से आपका आर्थिक कारण ही होना चाहिए। उसका रीजन आपका यह है कि जब अंग्रेज़ों ने अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, तो उन राज्यों को अपने अधीन करने के बाद वहाँ से उन्होंने क्या किया, संपत्ति का या वस्तुओं का दोहन करना शुरू कर दिया। वहाँ से आर्थिक कुचक्र की स्टार्टिंग आपका हो जाता है। तो जो सेकेंड कारण हमारा आपका यहाँ पर रहेगा वो कहीं न कहीं आर्थिक कारण ही रहेगा। जब हम बात करते हैं आगे के कारणों के बारे में, तो उसके बाद के कारण को आप कोई भी क्रम दे सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सामाजिक धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। हालांकि आप सबको पता है कि जो तात्कालिक कारण लिखना है वो सबसे लास्ट में लिखना है। तो एक बार आप इसको लिख कर दिखाइए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में,
तो अब तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है आंसर राइटिंग करते हुए, सब लोगों का तौर तरीका सिलसिला एक ही है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने भूमिका लिख दिया, और भूमिका लिखने के बाद 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण हैं इसको लिख दिया, और बाद में प्रभाव लिख दिया। निष्कर्ष हो गया, काम खत्म हो गया। महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग 1857 की क्रांति के कारण के बारे में बात करते हैं, तो ये जो कहानी हमारी है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो एक बार आप कोशिश करना कि दूसरे तरीके से भी आंसर को आप लिखने का। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि सबसे पहले हम लोग तत्कालीन कारण से स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है कि सब मतलब ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी जगह अंग्रेजों ने क्या किया, एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल की शुरुआत करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो तात्कालिक घटना होती है, इसके बाद क्या होता है कि विद्रोह अचानक से भड़क उठता है। जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो फिर ध्यान देना, हम लोग को लगातार एनालिसिस करना होता है, और यहाँ पर फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या सिर्फ राइफल बदलने की वजह से, या जो आपका कारतूस था जिसके बारे में बात की जा रही थी कि इसमें आपका गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था, क्या सिर्फ इतने से ही पूरे उत्तर भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है? ऐसा करने के बाद फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे और फिर लिखेंगे कि नहीं, आइए हम इसके अन्य कारणों की तलाश करते हैं। और जब हम लोग अन्य कारणों की तलाश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो कारण हम उठाएंगे आपका यहाँ पर राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण। और जब राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से हम लोग लिखेंगे कि इसके पहले भारत में बहुत सारे लोग आए, यवन, शक, पहलो, कुषाण, अरब, तुर्क, मुगल, अफगान, बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब लोग भारत में आते हैं, हल्का फुल्का संघर्ष होता है और फिर ये सभी लोग भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन जाते हैं। फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, आने फिर कभी कोई दिक्कत हुआ। लेकिन जो अंग्रेज आते हैं, इनका शुरू से ही उद्देश्य कुछ और ही था, और जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, राज्यों को अपने अधीन लेना शुरू कर दिया, अनेक बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए। उसके बाद से फिर क्या होता है कि भारतीय जनमानस के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या सिर्फ मतलब राजनीतिक पहलू के कारण ही इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है? तो फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे कि सिर्फ राजनीति के पहलू की वजह से इतना बड़ा विद्रोह तो नहीं हो सकता है। विद्रोह के हम लोग कुछ और कारणों की तलाश करते हैं, और तब दोबारा हम लोग आएंगे आपका आर्थिक कारणों के ऊपर, और फिर बताएंगे कि मेन जो हमारा कारण था कि 1757 से लेकर 1857 के मध्य में 100 वर्षों में इन्होंने हमें बहुत बुरी तरह से लूटा। कहा जाता है कि इन्होंने बिल्कुल पेट पर लात मारी। एक आंकड़ा मिलता है, वो आंकड़ा आपका है लगभग आपका सन 1800 और लगभग 1857 के आसपास। एक मेरे पास डाटा है 1800 का, दूसरा डाटा 1857। माना जाता था कि सन 1800 में भारत में 90% लोगों के पास अपना ज़मीन रहा करता था, और वो लोग अपने ज़मीन के मालिक रहा करते थे। 10% लोग जिनके पास ज़मीन नहीं रहा करता था, और लोग दूसरों की ज़मीन पर जाकर खेती किया करते थे। सब लोग खुशहाल थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन भारत में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था, या अन्य जो बंदोबस्त व्यवस्था आपका हुआ, जिसमें जमींदारों को बहुत ज़्यादा आपका पावर दिया गया, तो जो लोग लगान टाइम से नहीं दे पाया करते थे, उनका ज़मीन जमींदार जब्त कर लिया करते थे। और एक आंकड़ा मिलता था कि 1857 के आसपास जाते जाते कम से कम 60% लोगों की ज़मीनें 40% लोगों के हाथ में आ चुकी थी। और सन 1900 में जाते जाते जो डाटा आपका है ये और आगे बढ़ जाता है कि भारत में कम से कम 80% जो ज़मीनें थीं, ये 20% लोगों के पास आकर, मतलब 20% लोगों के पास ज़मीन आ गई थी। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले और अंग्रेज़ों के आने के बाद इतना बड़ा आपका अंतर आता है, और कहीं न कहीं यही हमारे क्रांति के कारणों का मेन कारक आपका सिद्ध होता है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, जो आंसर लिखिएगा बिल्कुल अलग आंसर लिखिएगा, परंपरागत आंसर लिखिएगा, तो 40% नंबर से ज़्यादा नंबर आपको नहीं आएंगे। तो कल आप लोग एक बार अच्छे से करके दिखाइए कि 1857 की क्रांति के क्या कारण है और क्या परिणाम है, और कल हम कोशिश करेंगे इसी समय इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक नए तरीके से डील करने के लिए। और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।